सच बात बोले, बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा। गुदौक मिलेगा भाई, गुदौक मिलेगा। अभी बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा, बहुत झूठ बोलेगा। 2018 में बोला रेगा 340 टाका बेकार बाटा होबे, बुरुए स्मार्टफोन पावा जाबे, मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे। मिला? नहीं नहीं, अगरतला में तो बोल रहा है मिला। इसको क्या बोलता है कॉकरोक में? जोर से बोलो, क्या बोलता है? और जोर से बोलो, क्या बोलता है? ठकाई मतलब धोखा, जुमला। ये लोग 2018 में ठकाई दिया, पावर में आया। अभी 5 साल तक कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा। सब सुनो सुनो सुनो, 2023 में वापस नेता लोग आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, बोल रहा है उन्नति होबे, तुम्ही तिप्रालैंड डिमांड करो ना, उन्नति होबे, तुम्हार चाकरी पावा जाबे, रास्ता होए जाबे, ब्रिज होए जाबे, अस्पताल होबे। 2028 में फिर से ये इलेक्शन खत्म, 2023 में वापस गुड बाय, वापस इलेक्शन, वापस आएगा। ये लोग नेता लोग इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है, आपके लिए फाइट कर रहा है। मैंने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज। पहला बार एक आंचलिक पार्टी ने 60 साल में दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके लिए, आपके लिए। अब आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि 2023 2 तारीख को, नहीं ठीक है, 2023 2 तारीख को किसको वोट करना है? किसको वोट करना है? इसका नाम क्या है? मेरी अनारस। और इसका नाम क्या है? श्यामल अनारस। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? और जो सीपीएम का है, जो कांग्रेस का है, हम आपको एक बात बोलता चाहता है, आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है, सिर्फ तिपरा मोथा का वॉरियर्स कर सकता है। और जो लोगों को घर जाना है, आप लोग सब 1 मिनट उठिए प्लीज। जो लोग जा रहा है 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, सब लोग उठो। हमारा एक वॉरियर का नाम था प्रणजीत नमशूद्र, जानता है कि नहीं? आप लोग भी उठो, आप लोग भी उठो वहां में। प्रणजीत नमशूद्र के लिए सब लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस रख सकता है? सब लोग। ये जो बुरी लोग हैं उनको भी खड़ा होने बोलो, जो बैठा है, जो वहां में बैठा है, वहां में सब लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रणजीत नमशूद्र जिसको मार दिया गया था, 1 मिनट के लिए उसका श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट के लिए चुप रह सकता हम लोग? स्टार्ट नाउ।
ओके जो मीडिया लोग कवर कर रहा है ना, ये त्रिपुरा का इतिहास में पहले बार है कि इतना तिपरासा लोग ने बंगाली का श्रद्धांजलि किया 1 मिनट चुप होकर। आप लोग सब अपने आप को ताली मारिए। ये है थानसा, ये है एकता। हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। 2023 का इलेक्शन में कमलपुर भी हम लोग जीतेगा, सूरमा भी हम लोग जीतेगा। जीतेगा तो हारेगा तो हारेगा, लेकिन शामल और मेरी वन लास्ट फाइट सबके साथ करना पड़ेगा। थानसा होगा यहां में। बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। बुबागरा का तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहां में आया हूं। इसके बाद मैं प्रणजीत नमोशूद्र के घर में भी जाऊंगा, उससे मिलूंगा भी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के, एक संग झगड़ा मत करो, एक हो। अगर हम लोग एक होगा, मणिपुरी, बंगाली, मुसलमान, हिंदू, तिपरासा सब, तब हमको कुछ मिलेगा। वरना ये नेशनल पार्टीज हम लोगों को थकाई करते रहेगा। ये फाइट नेता बनाने का नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 14 लाख बुकुंगबारा जो गरीब में, गांव में जो गरीब लोग हैं, उनको जस्टिस और इंसाफ देने का है। और ये फाइट आपका है। आप लोग के पास मोबाइल फोन है। मैंने इतना क्राउड बहुत दिन के बाद देखा है। आपके पास मोबाइल फोन है? थोड़ा टॉर्च लाइट ऑन करो तो। ये मीडिया ये अगरतला जाना चाहिए, ऐसा करके। थोड़ा सा कैमरा वाला लोग थोड़ा यहां से शामिल, थोड़ा सा ये देखो। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हम लोग चिकन पार्टी 2023 में खुद ब खुद सरकार बनाएगा। हमको ना बीजेपी चाहिए ना सीपीएम। ये बार त्रिपुरा मोथा अपना गवर्नमेंट बनाएगा। सब लोग एक आवाज में चीनी हां, चीनी हां, चीनी शासन, चीनी हां, चीनी शासन, त्रिपुरासा, त्रिपुरासा, त्रिपुरासा। बेलाई बेलाई नो हम भाई, आई लव यू, आई लव यू। आपने जितना मुझे दिया है, इस बार बुबागरा हानी बुसा को कसम खा के बोलता है, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बेलाई नो हम भाई जितना फान कोई बोलना है, बुबागरा के, बुबागरा के, बुबागरा के। और यहां में हमारा चाय बागान का जो वर्कर है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अब हिंदुस्तानी को, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, यहां में बाबूलाल सतनामी भी है। एक बार एससी को दिया, नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तानी को देगा, उसके बाद वापस हिंदुस्तानी को देगा। ऐसा करके हम लोग एक बार यहां से वहां करेगा, आपको अधिकार देगा। देखो देखो देखो, मेरा हिंदुस्तानी को आपको बोलना चाहता हूं, आपको स्कूल चाहिए मैं दूंगा, आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए मैं दूंगा। जो लोग आपको थोड़ा सा दारू देकर आपका वोट छीनते हैं ना, उसने 70 साल में आपको भिखारी बनाकर गरीब रखा है। मैं आपको, हम सबको अधिकार दूंगा। अगर ये बात तैयार है तो हम लोग हैं। गोपाल, वोट से ज्यादा अधिकार के लिए बात करो। आपको एमएलए कम, अधिकार चाहिए। जब महाराजा खुद ब खुद नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है, खुद एमएलए नहीं बनना चाहता है, सबको अधिकार देना चाहता है। हिंदुस्तानी लोग भी पहले अपने लोगों को अधिकार दो। मुसलमान को, मैं आपको प्यार करता हूं, ये देश आपका, ये जमीन आपका। और कोई भी अगर आपको जिहादी या पाकिस्तानी बोलेगा, सबसे पहले बुबागरा उनको डंडा मार के, आप लोग झुको नहीं, झुकने से मिलता कुछ नहीं है।
झुकने से कुछ नहीं मिलता, ये आपका अधिकार है, हम लोग सबका अधिकार है। हम लोग छीन के अपना अधिकार को, अपना भविष्य को बनाएंगे। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा, धन्यवाद। हेलो हेलो बुबाक रानी बिसिकांगनो जॉइनिंग खाइना बगे कोइनाय जॉइनिंग नानाय रक परमेश्वर देबबर्मा, लालथांमय देबबर्मा, लार्लिंग सन हालाम, निर्मल देबबर्मा, रोमिंगा हालाम, प्रणब कुमार हालाम, किशोर देबबर्मा, समीर देबबर्मा, अंजलि তারপর একজনও আমি অনুরোধ করব এখান থেকে না যাওয়ার জন্য। বন্ধুগণ, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, এখন আবার সেই মথা এবং কমিউনিস্ট, তাদের থেকে আমাদের যদি মুক্তি আমাদের পেতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির যার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হচ্ছে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, উনাকে পদ্ম চিহ্নে ভোট আপনারা দেবেন এই আশা আমি রাখছি। এবং 16 তারিখ আপনারা যথাসময়ে সকালে সকালে গিয়ে নিজেরাও আমাদের যে দুই প্রার্থী আছে এই খয়েরপুর কেন্দ্রের সমস্ত ভাই বোনদের অনুরোধ রাখবো সকাল সকাল 16 তারিখ গিয়ে পদ্ম চিহ্নে ভোট দেবেন এবং বিপুল ভোটে, আগে যে ভোট পেয়েছে তার থেকে আরো বেশি ভোটে উনাকে জয়যুক্ত করবেন। এবং এখানে বটজলার যদি কেউ থাকেন বা বটজলাবাসীকে জানিয়ে দেবেন আপনাদের বন্ধুদের যে উনাকেও যেন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্র অনুরোধ রাখব ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি মহাশয়ের কাছে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस जनसभा में मेरे साथ उपस्थित हमारे त्रिपुरा प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे प्रदेश के, हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर श्री संबित पात्रा जी, हमारे इस चुनाव के प्रभारी और लोकसभा में मेरे साथी महेश शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के बगल के प्रत्याशी दिलीप कुमार दास जी, हमारे यहां के प्रत्याशी रतन चक्रवर्ती जी, हमारे सुरेश राणा जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और यहां क्लस्टर के इंचार्ज है, असित रॉय जी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, अमित नंदी जी, मुकुल रॉय जी, सम्मानित मंच, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो चतुर्दश मंदिर को नमस्कार करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और जब मैं त्रिपुरा में आया हूं तो मां सुंदरी का, त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लेकर के माता को नमन करते हुए 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो शक्तिपीठ है उन्हें नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज ही मुझे ये मौका मिला कि 2023 से आगे चलकर 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपके आशीर्वाद से चुनकर आएगी, उसने जो काम करना है उसके बारे में मैंने आज लोगों से चर्चा की है और मैनिफेस्टो को रिलीज भी किया है, संकल्प पत्र को रखा भी है।
और वह संकल्प पत्र है समृद्ध त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा। लेकिन उससे पहले आज जब हम 2023 के मुकाम पर खड़े हैं तो कौन पार्टी आगे क्या करेगी, इसका आधार क्या है? आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने जो कह रहा हूं, उस कहने का आधार क्या है? आप कैसे विश्वास करेंगे कि जो मैं आज कह रहा हूं वो 5 साल बाद मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? उसका एक ही आधार है कि जो 5 साल पहले मैंने कहा था उसको करके दिया है, वही उसका आधार बन सकता है। हमने कहा था 2018 में कुछ बातों के लिए त्रिपुरा से अलविदा हो जाएगा, उसका निकास द्वार होगा, उसका एग्जिट डोर होगा। त्रिपुरा की धरती पर 2018 के बाद वो बातें नहीं दिखेंगी। और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने त्रिपुरा की धरती से लाल आतंकवाद को अलविदा कह दिया और उसको समाप्त कर दिया। आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं, जो 2018 में त्रिपुरा भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज उसको भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया, यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। आज हम कह सकते हैं त्रिपुरा जो करप्शन और कमीशन के लिए जाना जाता था, उसको करप्शन और कमीशन मुक्त बना दिया, यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि गुंडा राज, क्रिमिनलाइजेशन, राजनीतिक द्वेष के कारण लोगों को समाप्त करना, ये 2018 तक की सीपीएम की रीति नीति थी। लेकिन 2018 के बाद गुंडागर्दी को जड़ मूल से समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि 2018 में और 2018 से पहले ये सीपीएम का लेवी राज, इस लेवी राज से भी छुट्टी दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 2018 ये स्वागत द्वार भी बना, ये प्रवेश द्वार भी बना। ये प्रवेश द्वार किस बात का बना? ये प्रवेश द्वार बना विकास का, ये प्रवेश द्वार बना शांति का, ये प्रवेश द्वार बना सद्भाव का, ये प्रवेश द्वार बना शांति का, ये प्रवेश द्वार बना तरक्की का, और ये प्रवेश द्वार बना उन्नत त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा का। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद मिला था, 43% वोट आपके मिले थे। आज ये जनसभा को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा। दो 2018 में त्रिपुरा की तस्वीर थी बंद, ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी, और आज मैं ये कह सकता हूं कि त्रिपुरा की तस्वीर है पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, शांति, विकास, तरक्की।
यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। उसी तरीके से त्रिपुरा ने एक तरीके से मार्ग दिखाया है, और मार्ग ये दिखाया है पहले विप्लव देव की सरकार में और बाद में मानिक शाह जी की सरकार में, कि त्रिपुरा 5 साल में कितना बदल सकता है, इसकी तस्वीर और जीती जागती तस्वीर आज त्रिपुरा है। यहां दिल्ली से आए हुए पत्रकार भी मैं देख रहा हूं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 5 साल पहले जब आप एयरपोर्ट पर उतरते थे तो पता नहीं कौन सी संकरी सी गली से गुजरते हुए लगता था पता नहीं किस गांव के कस्बे में आ गए। और आज जब 2023 में आप त्रिपुरा के एयरपोर्ट पर उतरते हो तो आपको 4 लेन मिलता है, चौड़ी सड़कें मिलती हैं, विकास की नई कहानी कहते हुए मिलती है। ये बदलती हुई तस्वीर और ये जो विजय संकल्प रैली में देख रहा हूं, ये जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, ये अपने आप में बताता है कि आपने तय कर लिया है कि त्रिपुरा में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये आपने तय कर लिया। मित्रों, मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं, मातृशक्ति आई है। मुझे खुशी है कि मैं आपको यह कह सकूं कि आज ही हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 साल में बालिका समृद्धि स्कीम के तहत हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में आने वाली लक्ष्मी के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड देकर के लक्ष्मी को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, जो आगे बढ़ेंगी, उनके लिए त्रिपुरा की सरकार उनको फ्री में स्कूटी देगी ताकि वह विकास कर सके। मैं यहां बैठे हुए बहनों को देख रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को उज्ज्वला गैस मिली है उनको अब त्रिपुरा सरकार साल में 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर भी मुफ्त का देगी। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, नौजवान, हमारे किसान भाई, हमारी बहनें, उनके लिए समर्पित है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम अनुकूल चंद्र कैंटीन के तहत दिन में 3 बार भोजन देंगे और 5 रुपए प्रति मील के हिसाब से हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम जैसे जनजाति भाइयों के लिए समर्पित हैं, हम आदिवासी भाइयों के लिए समर्पित हैं, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं उनको हम 5,000 रुपए का उनको सालाना हम असिस्टेंस देंगे, आर्थिक मदद देंगे ताकि वह अपने ढंग से काम को आगे बढ़ा सके। मित्रों, हम सब लोग प्रजातंत्र में हमारे प्रधान समाजपति मजबूत बने, इसके लिए हम समर्पित हैं, और इसलिए उनका मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया जाएगा, इसके लिए भी हम समर्पित हैं। उसी तरीके से किसान भाइयों के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देते हैं, उसी में मानिक शाह भी 2,000 जोड़ेंगे और 8,000 रुपए प्रति सालाना देने का काम करेंगे। और इसी तरीके से हमारे मत्स्य
सहायक योजना के तहत हमारे जो मछली पालन का काम करते हैं उनको भी सालाना 6,000 रुपए का आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरीके का हम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं यही बीजेपी और एक बार उन्नति होवे लगातार। मित्रों, जब मैं डबल इंजन की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है। आपको खुशी होगी, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल तक राज किया, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उनको पछाड़कर जो भारत 10वीं आर्थिक व्यवस्था थी, वो ब्रिटानिया को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है। आज विकास दर में हम अमेरिका से आगे हैं, हम चाइना से आगे हैं, हम फ्रांस से आगे हैं, हम यूरोप के कई देशों से आगे हैं। ये आज भारत की तस्वीर बनी है। इस बात में यानी स्टील के प्रोडक्शन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। आप लोग जब छोटे होंगे तो सुनते होंगे ये जापानी गाड़ी है, ये ऑटोमोबाइल है, ये डैटसन है, ये टोयोटा है, ये जापानी गाड़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि गाड़ी बनाने में भी भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आज खड़ा हो गया है गाड़ी बनाने में। आपके पास मोबाइल होगा। 9 साल पहले 92% मोबाइल बाहर से आते थे, बाहर से, और कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में ही फट जाते थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में ही फट जाते थे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। दूसरे नंबर का देश भारत बन गया। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो मुझे खुशी है, मैं त्रिपुरा में जब आया हूं, अगर मोदी जी ने, मैं कई बार सुनाता हूं इस किस्से को, मैं जब 1993 में विधायक था तो उस समय मेरे बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे पास आके बोला करते थे कि नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। मैंने कहा सुनाओ। तो कहते थे कि 2 पंचायतों में आपको एक इंदिरा आवास योजना मिला है, बताइए किसको दूं मैं। अब मेरे लिए समस्या हो जाती थी, एप्लीकेशन हजारों में, और एक किसको दूं किसको नहीं दूं, मैं टेंशन में आ जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में तय किया कि कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, और 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के बना करके दिए। और त्रिपुरा में भी 3,50,000 पक्के मकान दिए गए। और हर विधानसभा में कम से कम 5 से 6,000 मकान दिए गए। और मैं वो लंकापुरा गया था, यही गांव का नाम है दिलीप जी, मैं दिलीप जी के इलाके में गया था। मैं चाहूंगा दिलीप जी आप सबको वो तस्वीर दिखाइएगा जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के छत पर बैठकर त्रिपुरा के कोर कमेटी की बैठक ली। लगता ही नहीं है वो ऐसा भव्य कमरा बना है, वो ऐसा भव्य घर बना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया। एक बदलती हुई तस्वीर हमको देखने को मिली। उसी तरीके से आज भारत अति गरीबी में 1% से नीचे आ गया। कारण मालूम है क्या है?
कारण यह है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भूखा न सो सके। और यहां त्रिपुरा में 24 लाख लोगों को यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आयुष्मान भारत में जहां 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की गई है और जिसमें अभी तक 80,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, वहीं 25 लाख बेनिफिशियरी त्रिपुरा में हैं और मानिक शाह जी ने 13 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड बांट दिया है और 107 करोड़ रुपए त्रिपुरा की जनता में गंभीर बीमारियों से लड़ने की व्यवस्था की गई है और 107 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और आज मुझे खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, आप फिर से भाजपा को जिताएंगे और आयुष्मान भारत में सालाना 5 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए की खर्च करने की व्यवस्था की जाए। हमारे आदिवासी भाई आज गौरवान्वित महसूस करते हैं। पहली बार यहां महिला शक्ति बैठी है। मोदी जी ने महिला आदिवासी महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाया है और उन्होंने महिला सम्मान की चिंता की। उसी तरीके से आज भारत सरकार में 8 मंत्री हमारे आदिवासी भाई हैं और मानिक शाह की सरकार में 5 मंत्री आदिवासी भाई रहे और मंत्री की श्रेणी में रहे। और इस बार के बजट में तय हुआ है कि 36,000 ट्राइबल डोमिनेटेड यानी आदिवासी बहुतायत गांवों में प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना के तहत उन विलेज को, उन गांवों को विकसित किया जाएगा। 400 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे और 15 विद्यालय यहां खुल गए हैं और आज हमने तय किया है कि त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के इलाके में हर ब्लॉक में एक एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा और उसकी व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने चर्चा की। लगभग 2,70,000 उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन बहनों को दिए गए हैं। मैं गांव से आता हूं, पहाड़ी इलाके से आता हूं। मेरी बहनें सुबह 5 बजे उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काटकर लाती थी, चूल्हा जलाती थी। चूल्हे के नजदीक बैठ करके फूंक फूंक करके जलाया जाता था और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपनी छाती में लेती थी। आज मोदी जी ने एक तरीके से महिलाओं को आजाद कर दिया और 9 करोड़ 50 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया और मानिक शाह ने 2,70,000 उज्ज्वला कनेक्शन दिया। और आज हमारी बहनें 5 मिनट के अंदर टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन और परिवार सुखी रूप से आगे बढ़ चलता है, काम में लग जाता है। ये भी हमको समझना होगा। जल जीवन मिशन, मुझे यहां की तस्वीर नहीं मालूम लेकिन मैं अपने गांव की तस्वीर बताऊंगा। मेरी बहनों का आधा दिन सिर्फ पानी घर की व्यवस्था करने में गुजर जाता था। टैंकरों का इंतजार करती थी, 2-2 किलोमीटर पहाड़ों पर चढ़ती थी, सर के बाल घिस जाते थे झेला रख करके, बुरी हालत थी। और यहां भी आपके घरों में पानी नहीं था। घरों के लिए पानी के लिए जाने के लिए आपको या तो पब्लिक टैप पर जाना पड़ता था। पर आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 4,10,000 जल जीवन मिशन में कनेक्शन पहुंचाए गए हैं और उसकी व्यवस्था की गई है और आगे 10 लाख जल जीवन मिशन में किया जा रहा है। स्वच्छता की दृष्टि से
इज्जत घर बनाना। और मैं त्रिपुरा की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 4,50,000 इज्जत घर बने हैं, यानी महिलाओं का इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी का आशीर्वाद और मानिक शाह के द्वारा करके दिया गया है, वह भी हमको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए आज 6,000 था, वो 8,000 हो जाएगा। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और त्रिपुरा की बदलती हुई तस्वीर की अगर हम बात करें तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज अष्टलक्ष्मी के तहत हम ये कह सकते हैं कि शांति, ऊर्जा, टूरिज्म और टूरिज्म के साथ साथ 5G कनेक्टिविटी, हमारी संस्कृति, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, स्पोर्ट्स और त्रिपुरा का सामर्थ्य, इसको बढ़ाने का काम अगर होगा तो मोदी जी का आशीर्वाद से और यहां पर हमारी सरकार में मानिक शाह और बाकी लोगों के आशीर्वाद से इस काम को हम ताकत देंगे। मुझे खुशी है कि आज लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं पर प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। मुझे खुशी है कि आज द्रौपदी मुर्मू यहां आई थी, उन्होंने फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया है, उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, उन्होंने IIIT का शिलान्यास किया है। और IIIT के पहले बैच से निकलने वाले लोग, उनकी सालाना आमदनी जो उनको मिलने वाली है वो 1,25,00,000 से ज्यादा है। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए आज त्रिपुरा बढ़ता हुआ जा रहा है। मुझे खुशी है कि अगरतला अखौरा बांग्लादेश रेल लिंक का रूट का काम वो भी चल पड़ा है। 980 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की सड़क पर रेल लाइन बनेगी। 5 किलोमीटर जो है वो भारत में और 10 किलोमीटर बांग्लादेश में बनेगी। और ये रेल लाइन जो यहां अगरतला से चलती थी और ढाका और कलकत्ता पहुंचने में इसको 36 घंटे लगते थे, अब इसको 10 घंटे लगेंगे और ये कलकत्ता पहुंच जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था होगी। इसीलिए विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। मुझे खुशी है महिला शक्ति यहां बैठी है। ये त्रिपुरा की सरकार है जिसने तय कर लिया है कि सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को जगह दी जाएगी और उनको विकास की दृष्टि से जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से 9वीं क्लास तक के बच्चों को लगभग 54,500 बाइसिकलें बांटी गई हैं, साइकिलें बांटी गई हैं। जननी शिशु सुरक्षा के दृष्टि से त्रिपुरा की सरकार ने तय किया था कि जिस दिन से माता गर्भवती होती है और जिस दिन बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल बाद तक उसको जितने टीके लगने हैं, यानी गर्भवती से लेकर डिलीवरी से लेकर और डिलीवरी के बाद 2 साल तक स्वस्थ बच्चा आगे बढ़े, इसकी सारी व्यवस्था सरकार ने अपने ऊपर ले ली है। यह भी हमको समझना होगा कि यह विकास की नई कहानी है। और मुझे खुशी है कि अगर हम देखें तो हमारे किसान भाइयों की लगभग इनकम 18% बढ़ी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे रतन चौधरी जी को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, हमारे दिलीप कुमार दास जी को आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बताइए, आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, मिलेगा कि नहीं? आशीर्वाद मिलबो ना? मिलेगा ना? मिलेगा ना? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये आजकल कांग्रेस और सीपीएम का तालमेल, ताल और मेल, एक लेफ्ट एक कांग्रेस, बाया दाया एक साथ। ये कौन लोग हैं? जिन सीपीएम ने कांग्रेस के लोगों की अच्छी पिटाई की, आजकल दोनों साथ चल रहे हैं। ये तालमेल से चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं ये कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है नॉन गवर्नेंस, कांग्रेस का मतलब है पॉलिसी पैरालिसिस,
कांग्रेस का मतलब है निपोटिज्म, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ध्वस्त होना। सीपीएम का क्या मतलब है? सीपीएम का मतलब है लॉलेसनेस, कानून राज नहीं जंगल राज। सीपीएम का मतलब है प्रशासन का ध्वस्त हो जाना। सीपीएम का मतलब है लूट, राशन का लूट। सीपीएम का मतलब है विरोधियों को समाप्त करना। सीपीएम का मतलब है घर में घुसकर दुश्मनों को समाप्त करने का काम करना। यह सीपीएम का काम है। लेकिन अगर मैं कहूं बीजेपी किस लिए खड़ी है, बीजेपी किस लिए खड़ी है? बीजेपी खड़ी है विकास के लिए, बीजेपी खड़ी है हाईवे, बीजेपी खड़ी है इंटरवे, बीजेपी खड़ी है रेलवे, बीजेपी खड़ी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बीजेपी खड़ी है शिक्षा के लिए, बीजेपी खड़ी है स्वास्थ्य के लिए, बीजेपी खड़ी है गरीब के सशक्तिकरण के लिए, बीजेपी खड़ी है महिला के सशक्तिकरण के लिए, बीजेपी खड़ी है युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, बीजेपी खड़ी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए। आप बताइए हम किसको समर्थन करेंगे? ये जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग हैं इनको आराम दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को काम दीजिए। इनको घर पे बैठाइए और भारतीय जनता पार्टी को काम देकर के विकास की एक नई गाथा लिखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। दिलीप दा को विधानसभा में भेजेंगे, रतन जी को आप विधानसभा में भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी एमडीसी के विद्युत देव ब्रह्मा जी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी खोवाई समीर कुमार दास जी, वेस्ट बंगाल से आए हमारे भाई एमएलए मनोज राव जी, प्रभारी खोवाई जॉन दास जी, जनरल सेक्रेटरी खोवाई मंडल अनिमेश नाग जी, हमारे भाई स्टेट मेंबर जनजाति मोर्चा के और जिनके तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है, हमारे रमेन संताल जी, आप सभी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता मित्रों, देवी व सज्जनों, अभी देव वर्मा जी और हमारे प्रार्थी, हमारे कैंडिडेट सुब्रत मजुमदार जी सहित कई लोगों ने आपको संबोधित किया, आपको निवेदन किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे सुब्रत मजुमदार को यहां से जिता करके भेजे। मैं भी उसी निवेदन के लिए आपके बीच में आया हूं
कि आप फिर से अपने राज्य त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना वोट दीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हम आपके सामने आज आए हैं, उपस्थित हुए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सबको जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। त्रिपुरा के बारे में हमसे ज्यादा ही आप लोग जानते हैं कि 25-30 साल तक वामपंथी का सरकार था यहां पर, और वामपंथी के सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देश में कांग्रेस की सरकार थी, आजादी के लंबे कालखंड तक देश में किस तरीके से अभाव में, समस्या में, घोटाला में, घपले में समय बीता, ये देशवासी जानते हैं। सरकारें आई, देश में सत्ता में काबिज हुए, पर देश के जनता की चिंता नहीं की। देश और देश में सुदूरवर्ती रहने वाले लोगों का हालत में जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हो सका, और इसलिए देश के जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई और एक नई यात्रा प्रारंभ हुआ कि देश विकास की राजनीति करेगा। देश का विकास होना चाहिए, देश का जनता का विकास होना चाहिए, देश का समस्या का समाधान होना चाहिए, और देश में घपला मुक्त सरकार होना चाहिए। 2014 से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रहा है। 2018 में उसी को आगे बढ़ाने के लिए कि राज्य में कंधा से कंधा मिलाकर के सरकार चलना चाहिए, और इसलिए 2018 में त्रिपुरा में वाम फ्रंट को यहां की जनता ने उखाड़ के फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सभी लोगों का साथ, सभी लोगों का सहयोग और सभी लोगों का मेहनत से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बनाई। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार, डबल इंजन की सरकार, और त्रिपुरा में विकास का काम तेजी से बढ़ने लगा। और जगह जगह आज बॉर्डर एरिया में आप देख सकते हैं सड़कें कैसे बन रही है, अस्पताल कैसे बन रहा है, स्कूल कैसे बन रहा है, रोजगार के नए नए साधन क्या हो सकते हैं उस पर काम हो रहा है, और विकास के काम तेजी से प्रारंभ हुआ है। कल मैं बागमा विधानसभा क्षेत्र में था। पहाड़ी एरिया, ट्राइबल एरिया, हम क्योंकि पहले भी आए थे 2018 में,
उस समय भी हमने देखा था और 2023 में भी हम आए हैं, हमने वो बदलाव देखा, परिवर्तन देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में त्रिपुरा में विकास का काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों तक घर पहुंचा है, तो स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों तक शौचालय पहुंचा है, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर घर नल का जल पहुंचना चाहिए, उसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। नल का जल पहुंचना चाहिए, हर क्षेत्र में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। इस देश में बहुत दिनों तक लोगों ने शासन किया, लेकिन इन मूलभूत बातों पर चर्चा नहीं किया, और इसलिए हम पीछे ही रहे। अब विकास की राजनीति हो रही है, विकास की बात हो रही है, और विकास के लिए योजनाएं, विकास के लिए पैसे और विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया, बच्चों का भविष्य को अगर अच्छा हम देखना चाहते हैं तो फिर से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको सबको मिलकर के बनाना पड़ेगा और अपने सुब्रत भाई को यहां से जिताना पड़ेगा। क्योंकि हम हैं, आप हैं, यही नहीं है, हमारे बाद हमारे बच्चे भी है, उसका भी भविष्य अच्छा होना चाहिए। हर माँ बाप सोचता है उनके बच्चों का अच्छा से शिक्षा होना चाहिए, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। यह आशा है कि नहीं है? सबका यह आशा है कि हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए। तो परिवार अच्छा होने का चिंता ये सरकार करती है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इसलिए जितना आजादी के लंबे कालखंड तक रेसिडेंशियल स्कूल नहीं बना था, हम पिछले 3 साल में त्रिपुरा को इतना रेसिडेंशियल स्कूल भारत सरकार की तरफ से दिया। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 13 स्कूल हमने दिया है त्रिपुरा को, और एक एक स्कूल 48 करोड़ के लागत से दिया है। उसमें 480 बच्चे, 240 लड़की, 240 लड़के शिक्षा ग्रहण करेंगे। और टोटल सरकार के खिलाफ ऊपर चार्जशीट भी नहीं होता। आगे बिहार जेल से ईडी ने 5000 से ज्यादा केसें फाइल की है देश में मोदी साहब के शासन के अंदर, और उसका कन्विक्शन रेट यानी सजा कितने लोगों को मिली? 0.5% से भी कम। गणतंत्र की मां है भारत, और उसका खिलवाड़ किस तरीके से कर रही है भाजपा। चुनाव हारो तब भी उसके बाद सरकारें बना लो। गोवा में किया, चुनाव हार गए, लेकिन आज बीजेपी की सरकार। कर्नाटक में चुनाव हारे, आज बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हारे, आज बीजेपी की सरकार। और इसी तरीके से हर प्रांत के अंदर, आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई सारे प्रांतों में, प्रदेशों में चुनाव हारो, लेकिन सरकार वही बनाएंगे। यानी पैसे का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, सरकारी यंत्रों का दुरुपयोग, ये करते करते हमारे देश को आज सर्वनाश करने की कोशिश में। आज इससे बचना है, और यही है, इसीलिए आज अहमियत इस चुनाव की है कि आज भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को त्रिपुरा के अंदर सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आज इतना बड़ा जो कार्य हुआ, जो भ्रष्टाचार है एक तरफ से, लेकिन एक तरफ से हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के संरक्षण, किस तरीके से अदानी की कंपनियों के संरक्षण जो सरकार करते आई, उसका जब खुलासा आ जाता। कल भाषण देते हुए प्रधानमंत्री महोदय क्या कहते हैं
कि 140 करोड़ लोगों का कवच है उनके ऊपर, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि कैसे अदानी साहब, जिसको कोई उनकी कंपनियों, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं, लेकिन उनके कंपनियों कोई अनुभव नहीं है देश के अंदर एयरपोर्ट्स को चलाने में, लेकिन आज वो 8 एयरपोर्ट्स के मालिक हो गए देश में। 8 13 बंदरगाह मालिक है। हमारे देश के अंदर सीमेंट के फैक्ट्री हो या हमारे देश के अंदर रक्षा डिफेंस के प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां, हमारे देश के अंदर कोयले का जिसके आधार से बिजली बनती है उसके प्लांट्स की मलकियत हो, इन सब क्षेत्रों में और खासतौर से मीडिया के अंदर, अखबार और टेलीविजन के अंदर ये अडवाणी की कंपनियां पहुंच चुकी हैं। कैसे हुआ है, किस तरीके से की गई? आज बांग्लादेश हमारे पड़ोसी, वो कहते हैं कि अडानी साहब से बिजली खरीदने की बात और कोयला खरीदने की बात है, उसका एग्रीमेंट को वो चाहते हैं कि फिर से दोबारा उसको जो है रिव्यू करें। आज श्रीलंका वो कहती है कि प्रधानमंत्री की दबाव से जो है वहां के बंदरगाह को कॉन्ट्रैक्ट जो है इस अडानी साहब को दिए गए। ये सब कैसे हो रहा है, किस तरीके से संरक्षण हो रही है देश को, संरक्षण हो रही है देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की, जिसको अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। इसके बारे में जो भी सवाल उठे, एक सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ वही नारा, मैं खाऊंगा नहीं, ना किसी को खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो नहीं बोलते हैं वो कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं सिर्फ लूटूंगा, मैं सिर्फ लूटूंगा देश की संपत्ति को, मैं लूट ये लूट जो है बची भी है, ये डबल इंजन की सरकार की बात जो कहते हैं वो डबल इंजन है, डबल लूट की सरकार, और इस डबल लूट की सरकार को आपको जो है हराना है, और ये डबल लूट की सरकार को हराते हुए आज त्रिपुरा को बचाना। ये आज जरूरी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मैं देता हूं। अरे मोदी साहब, जो आप ये अनाज दे रहे हो, इस पैसे का, ये पैसा जनता का है, ये पैसा सरकार वसूलती है टैक्सों के द्वारा। जनता का पैसा वापस आप जनता को दे रहे हो अनाज के रूप में, और ये कहते हो कि उनकी कोई मेहरबानी है। ये सब पैसा जो अनाज मुफ्त मिल रहा है वो सब अपना पैसा, अपने को मिल रहा है। कम से कम 10 किलो अनाज की जरूरत पड़ती है हर महीने। अब इसमें से 5 मुफ्त दे रहे हो और 5 जो कम दाम पर मिल रहा है वो बंद। इसका मतलब क्या है? अगर 3 किलो चावल आप बाजार से खरीदना चाहते हो, अगर 3 रुपए में जो मिल रही थी चावल, उसके 5 किलो आप बाजार में खरीदना चाहते हो, जो पहले आपको 15 रुपए लगती थी 5 किलो के लिए, आज बाजार में खरीदोगे तो कम से कम 150 रुपए लगेगी। यानी आपको जिंदा रहने के लिए जो 10 किलो की जरूरत है, उसमें से 5 किलो के लिए 10 गुना ज्यादा दाम आपको देना पड़ेगा, 15 रुपए की जगह 150 रुपए। यह है असली काम जो किया है मोदी साहब ने। मैं मुफ्त बांट रहा हूं। अरे मोदी साहब, ये बात कहते कहते इसको, ये शर्मनाक बात यह है कि अगर 80 करोड़ लोगों को बिना मुफ्त अनाज के वो जिंदा नहीं रह सकते भारत के अंदर, जब भारत के अंदर भूख की हालत क्या है अंदर, और ये भूखमरी बड़ी है इनके राज में पिछले 8-9 सालों के अंदर। तो आज ये भूखमरी जो देश के अंदर बढ़ी है, साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो एक माध्यम था, एकमात्र, जो मनमोहन सिंह साहब की सरकार के अंदर जब वामपंथी समर्थन कर रहे थे उस सरकार की, कानून जो बनी ग्रामीण रोजगार योजना की, उसके चलते हुए लोगों को जिंदगी की राहत मिलती थी। त्रिपुरा पहले, ये भाजपा की सरकार आने से पहले देश के अंदर सबसे ज्यादा काम के दिन अगर कोई प्रदेश देता था, कोई राज्य देता था, वो त्रिपुरा था। 80 के करीब हर महीने, हर साल के अंदर 80 दिन कम से कम त्रिपुरा के अंदर मिलते थे।
या कभी 90-92 भी हो चुके। आज हालत क्या है? 8 दिन, सिर्फ 8 दिन आपको रोजगार मिलती है ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर। वामपंथी की सरकार है केरल के अंदर। बड़ी गर्व के साथ हम मानते थे कि देश के अंदर सबसे शिक्षित प्रदेश अगर कोई है तो वो केरला है, आज भी है। लेकिन कुछ वक्त था, ये भाजपा सरकार आने से पहले त्रिपुरा में, कि केरल से भी आगे पहुंच गई साक्षरता में त्रिपुरा, और देश के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे साक्षरता में त्रिपुरा पहुंची हुई थी। आज हालत क्या है? जो सरकार आई कि टीचरों की भर्ती करेंगे, आज 1 लाख से ज्यादा जो रेगुलर जो टीचरों की जो पोस्टें हैं वो घटी है। ये भाजपा की पिछले 5 साल की सरकार में 10 लाख से ज्यादा कैजुअल टीचरों की संख्या घटी है। तो ये इस तरीके से जो पिछले 5 साल का अनुभव जो रहा, और सबसे बड़ी बात, दुनिया अभी देश के अंदर हम संरक्षण करने के एक कानून बना था कि आदिवासी भाई बहनों को, उनके परिवारों को जंगलों के अंदर जो जमीन है जिन पर वो रहते हैं, जिन पर उनकी खेती है, जिन पर वो जिंदा रहते हैं, उस जमीन की मलकियत इन आदिवासियों को दी जाएगी। और ये मलकियत सबसे भाजपा को हराना है, त्रिपुरा को बचाना है, भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, भारत को बचाना है। यही एकमात्र रास्ता है जिसके चलते हुए इस संविधान के संरक्षण कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि भाईचारा के आधार पर आज जो है सब, हर इंसान, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, आज दलित हो या पंडित हो, को हराना जरूरी है। इसलिए आपके इस जगह से जो चारों प्रत्याशी से आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन इस जगह से आपके हमारे आरएसपी के श्रीकांत गुप्ता है और जिनका चिन्ह है बैट, क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट की अहमियत तो समझते हो ना। आखिरी मैच हो रहा है, फर्ज को एक बार वर्ल्ड कप की मैच हो रही थी फाइनल, भारत को जीतने के लिए चाहिए था 4 रन। धोनी खेल रहे थे और यही बैट को पकड़ के, क्रिकेट बैट को, एक बॉल था और उस एक बॉल में 4 रन की जरूरत थी। तो तब उन्होंने एक नया किस्म का क्रिकेट का शॉट बनाया। पूरी भारत के लोगों का नजर आज आप पे है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आइए मिलकर, भाजपा गेंद डालेगी, हेलीकॉप्टर शॉट आप मारोगे और ये मारोगे और भाजपा को हराओगे। ये जो लेकर आज जो है इस संदेश को लेकर जब 2 तारीख के बाद जब फिर लौट आएंगे यहाँ पे, ये चारों के 4 जो आपसे मुलाकात हुई, ये आपके एमएलए जरूर रहेंगे भविष्य में। और ये सरकार जो बनेगी यहाँ पे, गैर भाजपा की सरकार, त्रिपुरा की तरक्की के लिए, आप लोगों की, अपने बच्चों की तरक्की के लिए ये सरकार बनेगी यहाँ पे। उस उम्मीद के साथ आपसे मिलेंगे मार्च 2 के बाद, जब एक नई सरकार आएगी, भाजपा की सरकार जाएगी। तब तक सतर्क रहिए, तब तक सतर्क रहिए। अगले 4 दिन बहुत कुछ कोशिश होगी, बहुत कुछ कोशिश होगी। अपने पैसे की कमाल दिखाने की शुरू होगा, वो सब पैसे का दबाव होगा, आपकी जोर जबरदस्ती का दबाव होगा, संतरास की कोशिश किया जाएगा, डराने की कोशिश किया जाएगा। याद रखिए, इन सबसे डरना नहीं है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर शॉट मारना है तो गेंद जो है हवा में रहती है, भाजपा पकड़ नहीं सकती उसको। और तो आपको ये सबको हराते हुए आपको आज के दिन त्रिपुरा को बचाना है। जरूर आप करोगे कल 2 तारीख के बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। तब तक सिर्फ एक ही बात है, त्रिपुरा को बचाइए, भारत को बचाइए। हम सब मिलकर एक नया भारत का निर्माण करेंगे। इस विश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ आप सबको मेरे इंकलाबी लाल सलाम देते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।
দেখেছেন যে বিধানসভা 3টে আসনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী দেখাচ্ছি। কংগ্রেসের কমলনাথ, কংগ্রেসের রামচাকা এবং কংগ্রেস সুব্রত। এখানে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি তারা একজুট হয়ে লড়াই করছে, যেটা আমাদের ত্রিপুরার একটা মানুষ এই যুগ সাধারণ আসলে বিভিন্ন ঠিক এইভাবেই আমরা মানুষের কাছে ভালোবাসা দিয়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে মানুষের কাজ যেহেতু বাকি আছে আগামী 5 বছরে সেটা এইরকম শরীরের শক্তি ভালোবাসে আমরা এই আগে দেখি। যারা বিজেপিকে পরিচালনা করে বিজেপি খুব বেশি পুরনো নয়, আমি শেষ হচ্ছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুদের সম্পর্ক যাদের জন্ম হয়েছে 1925 সালে, যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পক্ষে যে সংবিধান সেই সংবিধানকে মানে না, যারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব নেতৃত্ব এবং জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃত মহাত্মা গান্ধীকে খুন করেছে, সেগুলো একটা হিন্দু সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে দাঁড়িয়েছে যে আরএসএস বিজেপিকে পরিচালনা কাজে দলটা ভালো হতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষের যত ভূমিকা আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিজেপি চেষ্টা করছে এখনো চেষ্টা করে, যার বিনিময়ে বিজেপি টাকা নির্বাচনের সময় এই বড়লোকের কর্পোরেট থেকে কর্পোরেট থেকে সমস্ত স্বাস্থ্য রক্ষাকারী এখন যারা শুনে তারাই বলে যে পার্লামেন্ট চলছে দেশে বাজেট কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, দেশের মানুষের কোন কাজটা করলে ভালো হবে এরকম কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে না। আলোচনা হচ্ছে 5 বছরের মধ্যে একটা ব্যক্তি ইন্টারনেট শিল্পপতি, ছোট শিল্পপতি গৌতম আদানি কি করে বিশ্বের 2-3 জন ধরে একজন ভারতবর্ষের মোটেই ভারতবর্ষের এক নম্বর ধরনের একজন নাম হচ্ছে গৌতম আদানি। কে তাকে মনে করেছে? নরেন্দ্র মোদী। তার বাড়ি কোথায়? গুজরাটে। ছোটখাটো কাজ করো এবং এটা আপনাদের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যখন অস্ট্রেলিয়া তখন তার ফ্লাইটে বেসরকারি অতিথি ছিলেন, তার নাম হচ্ছে গৌতম আদানি। কি জন্য গিয়েছিলেন? অস্ট্রেলিয়ার ধনী দেশ, খুব উন্নত দেশ, সে দেশে প্রচুর খনিজ সম্পদের মধ্যে একটা হচ্ছে কয়লা। কয়লা সে দেশে কিন্তু এখন তুলে না ব্যবহার করে। এই কয়লা সম্মান নির্মাণ জন্য আদানিকে 25,000 দিয়ে তিনি সরকার করে আর গৌতম আদানি কয়লা আমদানি করে অধিক মুনাফা লাভের জন্য সেই বন্দোবস্ত করে। এত বড় সেই গৌতম আদানি কি করে এত টাকা কামাই? এখন তথ্য বেরোচ্ছে আমেরিকার একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বলছে
যে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা ধারণ করে দেশকে লুট করবে। বিজেপির কারো মুখ থেকে এই কথা শুনেছেন? বিদেশি সংস্থা বলার পর দেশের মানুষের সুরক্ষা করেছে, সচেতন হয়েছে, এবার পার্লামেন্টে ছেড়ে মোদী তো সঠিক জবাব দিতে পারে কি করে দেখা গেছে ওই সংস্থাকে ইনফরমেশন দিয়েছে। আপনারা আমরা যেখানে স্টেট ব্যাংকের মধ্যে টাকা জমায়, এই স্টেট ব্যাংকের টাকা আপনাকে আমাকে জিজ্ঞেস না করে ওই বর্তমানে হাতে তুলে দিয়েছে শিল্প ঠিক একইভাবে যারা জীবন বীমা করে তাদের টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নরেন্দ্র মোদী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এখন শেয়ার বাজারে ওই গোয়েন্দা সংস্থা সমস্ত শেয়ার কখন হচ্ছে এবং প্রতি কত হয়েছে তার মঞ্চের ধর তার অর্ধেকে নেমে এসেছে, কারণ তার কোম্পানি শেয়ার কিনতে যায় এবং রেল বাজারে রেশন করার সময় ইনোভেশন কারণ আমাদের দেশে ভারতবর্ষের প্রতি বছর যে রেল বাজার এর 4টা রেল বাজারে ধরা থাকে তারা বেশি টাকা কিন্তু হয়ে গেছে। দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারের কারণে দেশের 95% বেশি মিডিয়া বিজেপি এখন বিজেপি আর একদিকে টাকা, একদিকে মিডিয়া, আর একদিকে হচ্ছে বেশি যেখানে প্রতিদিন দেশের যাত্রা হচ্ছে আমরা জানি। এই খবর আসবে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভেতরে কন্ট্যাক্ট করে ধরেছে যারা সুন্দর সংবাদ পরিবেশন করল। আজকে সব বিজেপি কথা এই দেশের মানুষের অবস্থা কি? এটা ভারত সরকার ঢুকিয়ে রেখেছে। কত মানুষ করোনাতে মারা গেছে 19 কুড়ি 21 সরকারি তথ্য বলছে 5 লক্ষের বেশি, আর বিদেশি সংবাদ সংস্থা বলছে তার বহু বেশি মানুষ মারা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কি ঘোষণা করেছিল যে যারা করোনায় আক্রান্ত হবে বা মারা যাবে তাদের পরিবারে তারা আর্থিকভাবে ধ্বংস আমরা বলেছিলাম যারা দিন আনের দিন খান পরিযায়ী শ্রমিক তাদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রথম 6 মাস লাগিয়ে দিয়েছে। করোনা এসেছে, করোনা চলে যাবে, সারা দুনিয়াকে সম্ভব করোনা চলে যাবে। যখন সারা বিশ্বের মধ্যে করোনা চলে যায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চায়না বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন ভারত